मेरा जो कोचिंग है ना, मैंने सिंपल रखा है कि जो बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते, पैशनेट है, उनको हेल्प करना। सिंपल। अभी मैं रोहित के बारे में एक बात बताऊंगा। रोहित अभी अंडर 17 टीम में था बॉम्बे के, और माटुंगा में उनका कैंप लगा था। वासु परांजपे सर उनके कोच थे। और रोहित ने मुझे मैसेज दिया कि सर आपको वासु सर ने बुलाया है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना कि मैं शायद आपके डिस्पेंसरी में बैठा हूँ और आप डॉक्टर हो, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर से मैं दवाई ले रहा हूँ, तो डॉक्टर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो उतना ही एड्रेस कर रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी से ना, डू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड इवन इन क्रिकेट। Welcome to Bald Meets Bold, and today it's going to be yet another episode, yet another podcast, I would say, that we are trying to explore. Basically, you have always been guided by someone in whatever you're doing, be it your parents, be it your teacher, your mentor, your guide, whoever it is. Even in sports, it is said that one good coach can change your life, because uh, शायद वो कोच को पता होता है कि आपके साथ उनको कौन से स्किल्स पे काम करना है, या आपको किस तरीके से बेहतर बनाना है, आपके क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को समझकर जो एक कोच आपको सिखाता है और आपको उस काबिल बनाता है कि आप कुछ आगे चल के बन पाए। मैं एक ऐसे शख्स को आज आज मिलने वाला हूँ और उनके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो काफ़ी एक्साइटिंग है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी ऑनेस्ट है जो वो करते हैं, काफ़ी दिल लगा के कुछ करते हैं। और द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिम, एंड आई कॉल हिम द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, इज बिकॉज he exactly knows what the problem is and he will exactly give you the solution of it. I'm talking about Sanjay Gaitonde sir. If you talk about his career, 11 years that he's been working on summer camps, then under 19, he's been a Mumbai coach, he's also been an under 19 coach for Challengers Trophy that came in, played different roles in MCA also, be it chairman for the coaching committee, which was 3 years back, and also he is now the chairman for summer camp. So different roles that he's played in Mumbai Cricket Association and for the betterment of the cricket at grassroots level. And when I'm saying the under 19 Mumbai coach, it is the under 19 Mumbai women team coach that I'm talking about. So having played these different roles, that he's actually has a lot of things to share. I cannot just sum it up in 5 minutes or 10 minutes, but once we start unveiling different questions and different conversations, only then we'll come to know that what exactly makes him one of the best coaches that we have at the grassroots level. So let's begin. Why to wait? It is said कि coaching is an art, and you are of course the artist. Sanjay sir, thank you so much first of all for giving me this time and that space to Bald Meets Bold. The very first thing, Mala, I want to ask you is, बहुत सारे क्रिकेटर्स जब बड़े बनते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि कोच के बारे में, या कोच ने जिस तरीके से उनको सिखाया, एक जर्नी वो बताते हैं। लेकिन आज सबको सुनना है कि संजय गायतोंडे, इनका खुद का सफर कैसा रहा अभी तक, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, क्या क्या ऐसा हुआ था जहाँ पे आपको लगा नहीं, कोचिंग में मुझे अब फोकस करना चाहिए, एंड आई वांट टू क्रिएट द न्यू जनरेशन, आई वांट टू ट्रेन देम, आई वांट टू होन देयर स्किल्स, एंड आई वांट टू मेक देम व्हाट दे आर टुडे। बहुत सिंपल सी बात थी। जब मैं छोटा था, मुझे कोई कोच नहीं था। मैं एक अच्छा टेबल टेनिस प्लेयर था। मैंने श्रीराम, कमलेश मेहता, इनके साथ खेला हुआ है, उनके साथ अच्छा फाइट भी किया है। पर थोड़ा बहुत खेलने के बाद मुझे समझ में आया कि उनके साथ कोचेस है और मेरे साथ नहीं है। मैं भी 6-7 घंटा प्रैक्टिस रोज करता था, मगर एवरी टाइम
हम लोग जब मिलते थे एक दूसरे से, वो मुझे हराते थे। तो मेरी समझ में एक आया कि हर टाइम मैं जब खेलता हूँ तो उनको देखने वाला कोई है जो उनको गाइड कर रहा है, और हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स आके खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया था कि तभी मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन तभी मैंने डिसाइड किया कि जो यंगस्टर्स आगे आएंगे उनको मैं हेल्प करूंगा, और आई विल सी टू इट दैट दे प्ले टू देयर पोटेंशियल। सो टेबल टेनिस और क्रिकेट, ये दोनों का जो एक एक ब्रिज, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल टेनिस है, यहाँ पे क्रिकेट है, तो वो ब्रिज कैसे पार किया आपने? वो ब्रिज नहीं था क्योंकि वो ब्रिज नहीं था क्योंकि ये सब समझने के बाद मुझे कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं, तो मुझे टेबल टेनिस छोड़ना पड़ा। और मेरे तभी के जो फ्रेंड्स थे वो सब क्रिकेटर्स थे, लाइक नरेश शुरी, नितिन परुलेकर, अमोल दिवेकर, किरण साने, नंदू दोनवलकर, ये लोग सब लोग फ्रेंड्स थे मेरे। तो उनके साथ मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था उस समय भी, जब मैं 16-17 का था। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप सीजन क्यों नहीं खेलते, अगर आप टेबल टेनिस छोड़ ही रहे तो कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलो, हमारे साथ क्रिकेट खेलो, क्योंकि टेनिस में बहुत अच्छा खेलता था, आई वॉज अ लीडिंग प्लेयर। जब उनके वो टेनिस बॉल क्रिकेट के ओवर्स कम हो गए, 12 से 8 हो गए, तो वो पेस में कॉप नहीं कर सका। तो मैंने डिसाइड किया कि टेनिस बॉल नहीं, अब सीजन बॉल खेलेंगे, क्योंकि सीजन बॉल क्रिकेट में काफ़ी ओवर्स खेलने मिलते थे। राइट। तो तभी मैंने ससानियन क्लब ज्वाइन किया, और आचरेकर सर ने तभी कामत मेमोरियल का ग्राउंड, एक्चुअली मुझे जाना था उनके पास, लेकिन उन्होंने कामत मेमोरियल का ग्राउंड बनाने को लिया शिवाजी पार्क में, और वो इधर आ गए। और उधर चौहान सर थे जिन्होंने हम लोगों को देखा। ओके। उधर चंद्रकांत पंडित वगैरह सब प्लेयर्स, लालचंद राजपूत वगैरह सब लोग आने के, तो उनके साथ प्रैक्टिस करता था मैं। 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद मेरे समझ में आया कि मैं काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ। ओके। यंग मेंस क्रिकेट क्लब को खेलता था, खंडाला क्रिकेट क्लब को खेलता था, काफ़ी रन्स बनाए क्लब्स के लिए। तो मुझे जॉब के लिए ऑफर आई कृषि उद्योग में। कृषि उद्योग में जॉब ले लिया मैंने। और उस समय ऐसा था कि क्रिकेट में पैसा नहीं था, सिर्फ ये था कि जॉब चाहिए। राइट। उसके लिए लोग यूनिवर्सिटी खेलते थे, Right. काफ़ी कुछ खेलते थे, और ये गवर्नमेंट जॉब था, मुझे गवर्नमेंट Right. जॉब मिला। तो उसके बाद मैं सिर्फ ऑफिस और क्लब के लिए खेलता था। वो मिडिल क्लास का होता था ना कि कितना भी आप कुछ भी कर लो, मतलब मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि कोई माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, तो एक सिक्योरिटी चाहिए। तभी अमीर और गरीब नहीं था, तभी क्रिकेट ये पैशन था। राइट। और जॉब मिलने के बाद ये कहा जाता था कि अब इसकी लाइफ सेटल हो गई। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था तभी। Right. तभी अमीर बनने का कुछ नहीं था। 83 का जो वर्ल्ड कप चैंपियंस है, वो लोग भी पैशन के लिए ही खेले, वो लोग पैसे के लिए नहीं खेले, तभी पैसा नहीं था। राइट। लेकिन अब पैसा आ चुका है। नहीं, व्हेन आई से अमीर या गरीब, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि स्टेबिलिटी या एक सिक्योरिटी जिसे कहते थे, तो गवर्नमेंट थी ना, हाँ, जॉब ही सिक्योरिटी थी। यस। तो अब जॉब मिलने के बाद कुछ कम नहीं पड़ता था। उस समय भी मुझे जो स्टार्ट किया मैंने, 500 रुपीज सैलरी थी मुझे, और उसमें से मैं 300 रुपये बचाता था। उसके बाद मैंने लास्ट सैलरी लिया उधर 23,000 2003 में, और उसमें कुछ बचता नहीं था, लोन था मेरे ऊपर। किट्स इजीली अवेलेबल थे, शूज इजीली अवेलेबल थे, या जब शुरू किया तब स्लीपर्स में शुरू किया, या कैसे रहा वो सफर? मतलब वैसा कुछ नहीं था। वैसे घर का अच्छा था। मेरे पिताजी मंत्रालय में थे, गैजेटेड ऑफिसर थे, और माँ डॉक्टर थी। ओके। तो क्रिकेट को इनकरेजमेंट नहीं था उतना, स्पोर्ट्स को उतना इनकरेजमेंट नहीं था। वो खुद पिताजी खुद फुटबॉलर थे, लेकिन वो समझ पाते थे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो उतना हेल्प करते थे वो। यानी बहुत ज़्यादा गरीबी में दिन नहीं निकाले मैंने। मैं जो करना चाहता था वो सपोर्ट करते थे। सो ससानियन क्लब से जब ये शुरुआत हुई, तो इनिशियल डेज में मतलब होता है कि पहले आप या तो माइंड बना के जाते हो कि मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या ऑलराउंडर या बॉलर बनना चाहता हूँ। आपने ऐसा कुछ सोचा था कि मैं ये करूंगा, इसमें एक्सपर्टीज करूंगा, या जो आया वो खेलते गए आप? उस समय वैसा नहीं था। उस समय टीम सेटल होती थी। मेरी टीम में लालचंद राजपूत था, सोपन मित्रा था, चंद्रकांत पंडित था, ये सब स्टॉलवर्ड्स थे। वो उस समय भी काफ़ी रन बनाते थे ये लोग। 50 ओवर्स के मैच में हम लोग 350 को 2 विकेट या 3 विकेट आते थे। हमारे 5 या 6 नंबर को बैटिंग नहीं आती थी। इतने अच्छे प्लेयर्स थे उस समय, और वो लोग डोमिनेटिंग थे बॉम्बे क्रिकेट में। राइट। तो
हम लोग ये नहीं सोचते थे, लेकिन वो लोग भी हम लोग को अच्छे संभाल के लेते थे। राइट। अगर अगर कभी आया बैटिंग और किया तो इनकरेज करते थे कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है और बहुत अच्छा ये कर रहा है। तब बॉलिंग भी करता था मैं, मीडियम पेस डालता था। राइट। तो काफ़ी इनकरेजमेंट थी वो बच्चों से भी। और उन्होंने आचरेकर सर के साथ सीखा था कि कैसे बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है और कैसे बच्चों को नर्चर किया जाता है। वो जो सीनियर्स थे वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव लेते थे उसके। हम लोगों को कभी कम नहीं पड़ा उधर। एटलीस्ट साल में मैं 45-50 मैचेस खेला एक साल में उधर। ओके। और मेरी फीस थी 28 रुपीज पूरे साल की। सो तभी का स्टेपल फूड क्या था? क्या स्टेपल फूड क्या था? यानी वड़ा पाव या इडली या डोसा, ऐसा कुछ नहीं, तबा का घर का ही खाते थे। क्योंकि काफी खाने के बारे जब में आप अलग अलग ग्राउंड्स के बारे में बात करते हो तो ये सारी चीजें आती है, बिकॉज नहीं, ये सब तभी आया जब भी कैमरा सामने आया। जब तक कैमरा नहीं था सामने तब तक जो खाते थे किसी को पता नहीं कौन क्या खाता था। राइट। और हम लोग तो घर से डब्बा लेके आते थे। राइट। प्रैक्टिस को भी डब्बा होता था और प्रैक्टिस होने के बाद डब्बा खाते थे हम लोग। मैं माइम से चर्चगेट जाता था प्रैक्टिस के लिए। ओह, सो ससानियन क्लब के बारे में हमने आपसे सुना, उसके बाद में किस तरीके का सफर शुरू हुआ? ये सफर कोचिंग तक कहाँ से पहुंचा और कैसे पहुंचा? ऐसे हुआ कि मैं कृषि उद्योग में था तो हमारे 2 ऑफिसेस थे। एक सेंचुरी बाजार में थे जहाँ पे मैं मुझे अपॉइंट किया गया स्टार्ट में। उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स में थोड़ा काम किया। तो हमारी एक गोरेगांव में भी ऑफिस था। राइट। तो गोरेगांव ऑफिस में मेरी जब पोस्टिंग हो गई तो सुबह मैं माहिम से गोरेगांव जाने का, तो गोरेगांव में प्रबोधन करके एक इंस्टीट्यूट है, उधर उधर प्रदीप यादव कोचिंग करते थे और मेरा और प्रदीप यादव जी का काफ़ी अच्छा संबंध था। तो मेरा एक फ्रेंड था नितिन परोड़ेकर करके, उन्होंने प्रदीप यादव तभी रेलवे के कुछ लोगों से एसोसिएटेड थे, उसमें ये मेरे फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने, उनको एक कोच कम पड़ रहा था, तो उन्होंने वो समर कैंप के लिए मेरा नाम सजेस्ट किया कि मैं वहाँ से ऑफिस जा सकूँ, फिर 7 to 9 करके मैं ऑफिस जा सकूँ। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। ओके। और वो एक्सेप्ट करके जब मैंने उधर कोचिंग किया तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए हेड कोच बनाया। ओके। इस तरह मेरा चालू हो गया। और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र गोरेगांव से वर्ली में हो गई, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। राइट। फिर वो छोड़ने के बाद मुझे इंडियन जिमखाना ने बुलाया। ओके। तो मैं इंडियन जिमखाना में 1-2 साल रहा। उधर विनायक माने, ओमकार खानविलकर, ये सब प्लेयर्स थे। गोरेगांव में श्रीराम कन्नन वगैरह थे। तो वो सब होने के बाद, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी आइडेंटिटी भी मिली कोचिंग में। और मुझे फिर अभी कोचिंग में इस तरफ ही कर सकता था सेंट्रल बॉम्बे में, उधर जाके फिर वर्ली ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो। उसके बाद मुझे रिजवी ने बुलाया, तो रिजवी के पास गया। रिजवी और वो होने के बाद मुझे डॉक्टर शेट्टी ने बुलाया और उन्होंने बोला कि पयाड़े का मुझे जितने भी सबब के बच्चे हैं उधर मुझे ग्राउंड्स डेवलप करना है, क्योंकि ये बच्चों का काफ़ी टाइम बॉम्बे साइड आने में जाता है और इसके वजह से इनका एजुकेशन भी कम हो रहा है और क्रिकेट में भी ये लोग अच्छा नहीं कर रहे। तो मुझे उन बच्चों को उनके घर के नज़दीक ग्राउंड्स मिलना चाहिए और अच्छे कैंप्स होना चाहिए। तो उन्होंने और मैंने एक प्लान बनाया और उधर काफ़ी ग्राउंड्स हम लोगों ने डेवलप किए। एट द सेम टाइम हम लोगों ने एकेडमीज डेवलप की जहाँ 600-700 बच्चे खेल सकते थे और मैच प्लेइंग ग्राउंड्स बनाए जहाँ पे स्कूल के और कॉलेज के क्रिकेट भी शुरू हो गया। तो वो बच्चों को इधर आने की अब फिर ये नहीं थी, यानी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग किया और मैंने ये सोचा कि मैं अकेला जाऊंगा, उधर जाके करूंगा और वो लोग को, इतने बच्चों को इधर आने से रोकूंगा। राइट। तो दैट वाज द आइडिया और फिर वो करके वो सक्सेस हो गया, तो नाम भी हो गया, बहुत कुछ अच्छा हो गया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी वो डिटेलिंग में जो काम आप करते थे, ताकि 600-700 जब बच्चे खेलते हैं तो ग्राउंड मेंटेनेंस ही एक चीज़ आ जाती है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, ये एक चीज़ आती है। लेकिन मुझे हमेशा से ये पूछना है कि आज का क्रिकेट और पहले का क्रिकेट कितना बदला है? फॉर्मेट चेंज हुआ है। मैं कहूँगा कि पैशन के जगह पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेट चेंज हुए। टाइम शील्ड, लोकल क्रिकेट में टाइम शील्ड सबसे बड़ी टूर्नामेंट समझी जाती थी, या पुलिस शील्ड सबसे बड़ी समझी। आज T20 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। राइट। क्योंकि आज पैसे को इम्पोर्टेंस आया तो
जो देखने वाले लोग हैं उनको खुश करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है, नहीं तो पैसा चला जाएगा। But is it good for cricket or bad for cricket? क्रिकेट इज क्रिकेट, व्हाट इज गुड एंड बैड? No, जब जो आप भी- आप बोलते हो कि पैशन के जगह पे पैसा आया, हाँ, तो वो is it from the good side of it or the bad देखिए side? जो पैसा लेता है उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं पैशन के लिए खेल रहा हूँ, सिंपल। और जो पैशन के लिए खेले वो हमको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने अभी अगर जो पैशन के लिए खेले उन्होंने बोले कि हम लोग देश के लिए खेले तो मैं मान लूंगा। अगर आज एक प्लेयर को आप बोलेंगे कि आप पैसा लिए बगैर खेलो या कम पैसे में खेलो, तो वो एग्री नहीं करेगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो देश के लिए खेल रहा है, Okay. वो पैसे के लिए खेल रहा है, सिंपल एज दैट। इट इज इंडिविजुअल, यू कैन नॉट सी। एक आध पैसा लेने वाला भी देश के लिए खेल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अगर उसको कम पैसे मिलेंगे और वो नहीं खेलेगा तो मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि वो देश के लिए या टीम के लिए नहीं खेल रहा है। So as a coach, आप किस तरह से डील करते हो ऐसा सिचुएशन जब आता है? Because sir, you've been in the industry for a lot of time. आपने in simple in Marathi it is said की तुम्ही उन्हाळे पण बघितलेत आणि पावसाळे पण बघितलेत. But how do you deal with such situations? मेरा जो कोचिंग है ना, मैंने सिंपल रखा है कि जो बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते, पैशनेट है, उनको हेल्प करना, सिंपल। एट द सेम टाइम उनको हेल्प करते हुए जो कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसमें पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं अभी इंडोर में 3 महीना बारिश में काम करूँगा तो मुझे वहाँ इंडोर बुकिंग करना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है। तो वो सब कैलकुलेट करके हम लोग एक बजट बनाते हैं, उसमें एक 10-20% ऐड करते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करके, और वो करके उन बच्चों में वो डिवाइड करते। मैंने ये टारगेट रखा है कि कम से कम 60 बच्चे मेरे पास आएंगे, तो 60 बच्चे अगर मेरे पास आए तो मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, Okay. और बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा। अगर ज़्यादा बच्चे आए तो और अच्छा कर पाऊंगा। Okay. तो ये हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था, तो अच्छा इंकरेजमेंट है। आज मेरे पास 160-170 बच्चे हैं, Okay. तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं वो बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ बस। Okay. और मैं ये मानता ही नहीं कि किसी को मैंने सिखाया इसलिए वो खेला। वो अगर मैं नहीं सिखाऊंगा दूसरे के पास जाएगा और सीखेगा तो भी वो खेलेगा, क्योंकि टैलेंट बच्चे में होता है। और बच्चा, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी रोहित को मैंने सिखाया या और किसी को दूसरे को, पूनम राउत को सिखाया, तो ये लोग अगर दूसरे के पास जाते थे तो भी खेलते थे, क्योंकि टैलेंट उनमें है। अच्छा, ये एक बात मुझे बताओ कि अगर मैंने रोहित को सिखाया और उसके वजह से वो खेला, तो मैंने दूसरा रोहित क्यों नहीं तैयार किया? क्यों नहीं हुआ मेरे से? Passion. नॉट दैट, ऑन द उसमें कॉन्ट्ररी, ये मेरा लक है कि रोहित मेरे पास आया खेलने के लिए, मेरे एकेडमी में आया, डॉक्टर शेट्टी के एकेडमी में आया, Payade Sports Club. पयाडे स्पोर्ट्स क्लब को खेला वो इतने साल। I think in fact there are 3 big names: Rohit Sharma, Harmeet Singh, Saurabh Netrawalkar. They are the 3 cricketers who played from Payade, and we will also talk about that क्योंकि वो क्लोज एक नाता रहा है पयाडे स्पोर्ट्स क्लब का, सर का और ये 3 खिलाड़ियों का। बिकॉज 2 खिलाड़ियों ने यूएसए के लिए वर्ल्ड कप में क्या किया हम सभी ने देखा। रोहित शर्मा ने हमारा नहीं, उनका खुद का नहीं, लेकिन 1.4 बिलियन पीपल का सपना पूरा किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी जब टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो हाउ वाज रोहित एज अ स्टूडेंट? ही वॉज वेरी गुड। मीन्स मैंने लास्ट इंटरव्यू में मेरे 2006 में मैंने इंटरव्यू दिया था रोहित के ऊपर, तो उसमें भी मैंने बोला था कि ही वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर, उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्लेयर को कोचिंग नहीं करना चाहिए कि जो रन्स बना रहे, मैचेस जिता रहे, उसमें वो इनबिल्ट है क्वालिटीज़, वो सेल्फ एनालाइजर है। मैं सिर्फ उसको एक ही बात बताता था, एक बात के बारे में बताता था, वो था हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन। मतलब इनडिसिप्लिन नहीं था वो, लेकिन हार्ड वर्क में कम पड़ता था। ही वॉज ईजी कोई। उसका रीज़न भी ऐसा होता है कि जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा हार्ड वर्क की, बिकॉज दे परफॉर्म विदाउट दैट, सो दे आर ईजी गोइंग। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो लोग रिलैक्स रहते और परफॉर्म करते। रोहित वॉज वन ऑफ देम। सो उनका इंस्टिंक्ट ज्यादा अच्छा होता है या एक नेचुरल क्वालिटी है जैसा आप कह रहे हैं?
मतलब रोहित was more instinctive when he goes out to bat today also, or is it again, it is something that comes He naturally? was a wonderful boy. First, his nature was very good. Okay. ये वर्ल्ड कप भी वो जो जीता है क्योंकि सब सब प्लेयर्स ने उसको इतना अच्छा कोऑपरेट किया और इतना अच्छा टीम जेल किया उसने, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वंडरफुल बॉय. तो ऐसे नहीं कि वो सबसे मीठा ही बात करेगा, लेकिन ही इज रियलिस्टिक एंड वो कुछ भी ऐसा यानी विंडिक्टिव नेचर का नहीं है. सीधा वो सीधा टिपिकल लड़का. बम्बैया दिखा सीधा- हमको सीधा. पूरे कैंपेन में. बस स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है वो, बस. तो वो क्वालिटी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है. जो भी होता है मुंह पे बात करेगा और मैटर को खत्म कर देगा, उसमें पॉलिटिक्स नहीं बनाएगा. हाँ, मतलब और बाकी के जो तो उसके ये- प्लेयर्स है, टीममेट्स है, कभी उनको बुरा भी नहीं लगता. बुरा वो भी नहीं चीज लगता का. है. और जो है वो सामने रहता है, ये उधर अच्छा लगता है उनको. और मेरे ख्याल से कोच भी बहुत अच्छा मिला, जो कोऑपरेटिव था, स्पोर्टिंग था, अच्छा खेला हुआ था, बहुत अच्छा हो गया, जीत गए. तो ये सब जो था यानी हर एक को जो लग रहा था, हर प्लेयर को अंदर से लग रहा था कि हम लोग जीतना चाहिए, वो विल पावर जीता. आपने एक टाइम तो ऐसा था कि मैच गई, अभी हम लोग नहीं जीत सकते, राइट. लेकिन वो भी खींच के निकाला ये लोग. 30 बॉल 30 रन 30 एंड runs. दैट इज और वेयर जसप्रीत बुमराह केम आउट टू Yeah. बॉल, और Yeah. वहां से कहानी पूरी अलग हुई. Yeah. इनफैक्ट वो लास्ट ओवर भी, Yeah. अगर वो डेविड मिलर का विकेट और सूर्य कुमार यादव वो कैच नहीं लेता तो Correct. क्या, करेक्ट ये क्वेश्चन मार्क भी काफी करेक्ट. लोगों के मन में आया. लेकिन वो दिन था, वो मौका था, वो पल था. और वो उन्होंने करके दिखाया. Right. वो प्रेशर नहीं लेते हुए सामने वाले टीम को प्रेशर में लाया, ये किया टीम ने. तो ये सब अच्छा था. रोहित का और एक बात मैं बताऊंगा आपको कि जैसा रोहित था वैसा हरमीत भी था. लोग बोलते हैं रोहित को मतलब मेरे पास था वो, मैंने तो उसको ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि उसको सिखाने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ही वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर. सिंपली आई टेल यू, एक दिन मैंने उसको सिर्फ उसका नीचे का हाथ जो था ऐसा नीचे था, उसको थोड़ा सा चेंज करने को देखा. नेक्स्ट डे उसने वापस नीचे डाला तो मैं कुछ बोला नहीं उसको, क्योंकि वो रन्स बना रहा था. रन्स बनाने वाले प्लेयर को क्या आप चेंज करेंगे, ज़रूरत नहीं है, वो एडजस्ट करके खेल रहा है. तो कोई भी ऐसा देखिए, टेक्निक एक होता है जो बुक में लिखा हुआ रहता है, लेकिन कोई भी दो प्लेयर सेम नहीं खेलते. इसका मतलब जो उसका टेक्निक रहता है वो उसका स्किल होता है, और हम लोग कोचेस को स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, टेक्निक के ऊपर नहीं. तो मैंने ये समझा कि वो एडजस्ट करके खेल रहा है, रन्स बना रहा है, मैं उसको चेंज नहीं करूँगा. और दूसरे दिन मैं कुछ बोला नहीं, वो चलता रहा आगे सिलसिला, और उसने काफ़ी रन्स बनाए उसके बाद. अभी हरमीत सिंह के बारे में बात करेंगे. हरमीत सिंह जब ये आया तभी उसने स्वामी विवेकानंद ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन किया, और फिर वो शिवाजी पार्क जिमखाना ज्वाइन किया. उधर उसका संबंध आया पद्माकर शिवलकर सर से, और पैडी सर ने उसको ग्रूम किया उस समय. और वो जो उनका कोचिंग और ये था, इंटरेक्शन था, वो इतना अच्छा था कि उसने अंडर 19 में और बॉम्बे के मैचेस में काफ़ी परफॉर्मेंसेस किए, और फिर वो बॉम्बे रणजी ट्रॉफी और ये लेवल में आया. सौरभ नेत्रावलकर की बात करेंगे तो उसके पिताजी तो मेरे फ्रेंड है. क्रिकेट में इतना जितना ये दोनों का था, क्योंकि एजुकेशन में ये इतने आगे नहीं थे, अच्छे रहेंगे लेकिन आगे नहीं थे. लेकिन सौरभ नेत्रावलकर एजुकेशन में भी ब्रिलियंट था, उनके पास ऑप्शन था. तो जब क्रिकेट में एक लेवल खेलने के बाद उनको पता चला कि अभी आगे जाना काफ़ी मुश्किल है, तो उन्होंने एजुकेशन में ये किया. उसने यूएस में जाके मास्टर्स वगैरह किया, वो सक्सेसफुल हुआ. अभी यूएस की टीम बनी तो वो खेला और वो आया. सो पैशन कहीं ना कहीं फिर से उसके लाइफ में आया. करेक्ट. लेकिन वो बच्चे ने जो हार्डवर्क किया है, जो सौरभ नेत्रावलकर ने हार्डवर्क किया है, जो मैंने देखा है जब छोटा था तभी, वो किसी ने, ये दोनों ने नहीं किया है उतना. Like, जब आप बोल रहे हो तो क्या स्केड्यूल था उसका, सौरभ का? वो जो भी करता था ना, वो फुल हार्टेडली करता था. जो भी करता था फुल हार्टेडली, जहाँ भी सिलेक्ट हुआ फुल हार्टेडली. इंडिया के लिए अंडर 19 खेला ना वो टीम. यस. तो जो भी कैंप करता था फुल हार्टेडली करता था. ओके. यानी उसको एनर्जी कभी ऐसा कम एनर्जेटिक ऐसा दिखा ही नहीं वो. और वो ब्रिलियंट भी था, दिमाग में बहुत शार्प था, कि उसके वजह से उसका जो
उसका जो परफॉर्मेंस करने का तरीका था ना वो ऑलवेज पॉजिटिव था। सो सब कभी कभी ये सवाल भी आता है कि अंडर 19 आप खेला है आपने अंडर 19, और अंडर 19 खेलने के बाद में भी आप वो कोर साइड में नहीं रहते हो, आप सडनली वो सिनारियो से डिसअपियर हो जाते हो, पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी से डिसअपियर हो जाते हो। और अब आप जैसे ऑब्वियसली आई मीन क्रिकेट अगर चल नहीं रहा है तो आपको तो आपकी सिक्योरिटी एक जॉब ही देती है, लेकिन कुछ साल के बाद फिर से वही लड़का परफॉर्म करता है यूएसए के लिए। क्या वो इंडिया के लिए खेल सकता था, और अगर खेल सकता था तो क्यों नहीं खेला? बोल नहीं सकते, क्योंकि उस समय कौन रहता है टीम में उसके ऊपर है। अभी जैसे कि बिशन सिंह बेदी थे, उस समय पद्माकर शिवलकर ने 550 रणजी ट्रॉफी विकेट्स लिए, राजेंद्र गोयल ने काफ़ी विकेट्स लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्थ के, हैदर अली ने काफ़ी विकेट्स लिए, 500-600 उन्होंने भी विकेट्स लिए। ये लोग एक भी टेस्ट नहीं खेले बिकॉज बेदी वॉज देयर। तो ये भी हो सकता है, लक भी एक पार्ट है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। तो इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है। अमोल मुजुमदार इतना परफॉर्मेंस करके रणजी ट्रॉफी में टेस्ट नहीं खेला, बट ही इज अ सक्सेसफुल कोच टुडे। सक्सेसफुल है कि नहीं, इट विल कम एट द एंड ऑफ हिज करियर, नॉट नाउ। ओके, नॉट नाउ, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एज अ नेशनल कोच। इट्स अ बिगिनिंग, पहला या दूसरा असाइनमेंट है उसका। सो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, कि जैसा आप कह रहे हैं कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और इज इट लक, इज इट टाइम, व्हाट इज इट? बिकॉज काफी ऐसे प्लेयर्स हमने देखे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, फोकस है, बट शायद वो सपना पूरा नहीं होता। It is इट्स अ वेरी टफ वन। it's everything. It's a mixture of everything. ओके, See, it's a thing कि आप कैसे लेते हो हर चीज को, that's important. आज एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी डेवलप हुआ है, राइट, उसी के लिए हुआ है कि अच्छे टैलेंट वेस्ट ना हो। तो उसमें कंट्रोलेबल्स अनकंट्रोलेबल्स वगैरह ये सब डिस्क्राइब किया है उन्होंने कि कैसे सोचना है अपने को, किस बारे में सोचना है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को बताते हैं कि यू वर्क मोर ऑन योर एफर्ट्स। तुम सक्सेस के लिए मत जाओ, तुम फेलियर का मत सोचो, तुम टारगेट्स रखो और वो टारगेट्स में एफर्ट्स करो। सो whenever you go on the ground in the morning and come home in the evening, you should be happy कि मैंने आज एक अच्छा एफर्ट किया। और इसमें सिर्फ मैं ही डिच कर सकता हूँ खुद को, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अगर मैंने एफर्ट नहीं डाला हो किसी वजह से तो आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल। बट सक्सेस और फेलियर में वैसा नहीं है, उसमें बाकी फैक्टर्स भी आते हैं, लक भी आता है, राइट, प्रेजेंट सिचुएशन भी आती है, राइट, बहुत सी चीजें आती, लोगों का आपके बारे में जो विचार है वो भी आता है, राइट, इसको लेने का या इसको लेने का। अच्छा, क्रिकेट सिलेक्शन ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपने 20 फुट लंबी जंप लगाई और मैंने 21 फुट लगाई तो आप कभी नहीं जा पाएंगे अनलेस यू क्रॉस माई 21 फीट, राइट। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट में आपको 3 विकेट मिला, मुझे 5 मिला, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। सिलेक्टर्स में से दैट ही बोल्ड बेटर बट इट वाज नॉट हिज डे, सो डिडंट गेट विकेट, बट वी फील दैट। इसलिए सिलेक्टर्स आर नॉलेजेबल पीपल इन इंडिया, जो अच्छे खेले हुए, जो अच्छे जानकार है, जो जज कर सकते हैं टैलेंट को, उन्हीं को सिलेक्टर्स बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि 1-2 टेस्ट खेले हुए भी सिलेक्टर्स बन जाते हैं क्योंकि उनका नॉलेज अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि वो 50 टेस्ट खेला हुआ है, लेकिन अगर उसका नॉलेज अच्छा है, वो टैलेंट को पहचान सकता है। जैसे कि इंडिया में वासु परांजपे सर थे कि जो टैलेंट को पहचानते थे। दिलीप वेंगसरकर सर है जिन्होंने धोनी और विराट इनको पहचाना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में, तो उनको सिलेक्टर्स बनना चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट एंड दे शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये हो सकता है तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ लक ऑल्सो, एवरीथिंग इज देयर। बट हम लोग का कोचेस का कहना इतना होता है
कि आप एफर्ट्स डालो, वो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तो उसमें डिमोरलाइज होने की बात नहीं आती है, फेल्यूर की बात नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। सो यू आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन यू वर्क। अभी मैं रोहित के बारे में एक बात बताऊंगा। रोहित तभी अंडर 17 टीम में था बॉम्बे के, और माटुंगा में उनका कैंप लगा था। वासु परांजपे सर उनके कोच थे, और रोहित ने मुझे मैसेज दिया कि सर आपको वासु सर ने बुलाया है उधर। तो मैं गया उस नेक्स्ट इवनिंग को सर को मिलने को। तो सर ने बोला कि तेरे पास हीरा है, ये बड़ा इंडिया प्लेयर खेलेगा, यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, 15-16 ईयर्स ओल्ड, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, इस पे ध्यान देना। उस समय मुझे बोला था उन्होंने, आज मुझे याद है। उसके बाद दिलीप वेंगसरकर सर ने मुझे असिस्टेंट कोच करके रखा वासु सर के साथ एट दादर यूनियन। हम लोगों ने करीब 7-8 महीना एक कैंप चलाया। अच्छा, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ उस कैंप का। कुछ रीज़न से उसको बंद किया गया, लेकिन मुझे सीखने मिला बहुत कुछ। 15 साल, उस समय मैंने 15 साल कोचिंग किया, और 15 साल कोचिंग करने के बाद मैं सीख रहा था वो 7 महीने में। आज मैं उनको गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनसे ये सब बहुत सी बातें मुझे सीखने को मिली। क्रिकेट ऐसा ही है कि आपको कभी कौन सा पुश मिलेगा, और कभी आप ब्लॉसम हो जाओगे, और कभी आप You never know. You You never never know. you never know. You just need to have The your own main that thing thing. in life is to be positive and ready to work hard. As a coach, सबसे पहले for any coach, because sir, जब हमने बाल मीट्स बोल्ड शुरू किया तो हमारा इंटेंशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, या गॉसिप्स नहीं था, या ट्रोलिंग नहीं था, या मॉकिंग नहीं था किसी को। The whole intention of this podcast was more of the education and entertainment has to marry, because if there is right guidance, then I'm sure you have a huge following of your students today. I mean, as a guru, as a mentor, as a teacher, they look up to you because you inspire them. So a lot of players who could not become players into a big league, शायद वो भी देख रहे होंगे, शायद वो भी कोचिंग एज अ प्रोफेशन अगर उनको चुनना है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कोच क्या होती है? फर्स्ट तो ये होता है कि यू शुड बी एबल टू आंसर देम। सेकेंडली, आंसर देयर क्वेश्चंस। सेकेंडली, सबसे इम्पोर्टेंट है, दो चिल्ड्रन शुड लव यू, दे शुड लाइक यू, because whatever you deliver they should take 100%. Only then the things will start happening. क्योंकि हम लोग, बड़े लोग और बच्चे लोग, ये दो कैटेगरी अगर हम लोग पकड़ेंगे लाइफ में, तो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। और काफ़ी वक्त बड़े बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। वो ऐसे पैदा नहीं हुए, वो हमारे से ही सीखे। हमको पहले ये इस तरह बिहेव करना है कि दे शुड लव अस, ओनली देन दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट हैपनिंग। मैं लाइफ में एक अच्छा कोच हूँ ऐसा लोग कहते हैं, इसकी वजह ये है। आप हो सर, आप हो। हम भी मानते हैं उसको, आप हो। इसकी वजह ये है कि मुझे कोचिंग नहीं मिला, तो मुझे बच्चों को अच्छी बातें सिखाना है। राइट, ये मेरा मोटो है। और ये मोटो अगर रहेगा तो इसमें जो गलत चीजें हैं वो आएंगी ही नहीं। क्योंकि सिंपल है कि कोई बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है, मुझे सिखाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ नॉलेज गेन करना है। वो मैंने किया है, मैं सीखते आया हूँ। और एक चीज में एक दिन मैं अगर कम पढ़ा, यानी मुझे नहीं समझा, तो मैं उसे बोल दूंगा कि इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, राइट, दूसरे दिन मैं मेरे सीनियर्स को पूछ के, जैसे कि मैं जब भी एक जूनियर कोच था, मैंने जब स्टार्ट किया था 1993 में, तभी बैटिंग के बारे में अगर कुछ पूछना है तो दिनेश नानावटी सर को पूछता था मैं, क्योंकि वो एनसीए के बैटिंग कोच थे। उसके बाद बॉलिंग के बारे में कुछ पूछना है तो बलविंदर सिंह संधू, बल्लू सर, उनको फ़ोन करने का। ऑन द कॉन्ट्ररी, श्रीराम कन्नन नाम का एक फास्ट बॉलर, यस,
गोरेगांव में मेरे कैंप में आया, तो बॉलर्स के बारे में मुझे तभी इतना कोचिंग का कुछ पता नहीं था, ना ही मुंबई में कोई बॉलिंग कोच तभी था, क्योंकि मैंने देखा है तभी तक के जो मुंबई ने प्रोड्यूस किए हुए जो क्रिकेटर्स थे वो सब क्रिकेटर्स बैट्समैन थे। बॉम्बे ने बॉलर्स बहुत कम प्रोड्यूस किए। तो वो मेरे पास आने के बाद मुझे इतना तो पता चला, क्योंकि मैं भी खेल चुका हूँ क्रिकेट थोड़ा बहुत, तो मुझे इतना तो पता चला कि ये मेरे बस की बात नहीं है और ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्या अभी सीखा है, स्टंप पे डाल रहा था, उसको एक एक घंटा एक स्टंप लगा के बॉलिंग करवाया, मैंने काफ़ी किया काम उसके साथ, बट उसके आगे क्या ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा, हम लोग गोरेगांव में प्रबोधन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पे मैदान नहीं था, ज़्यादा लोग देख नहीं पाते थे उसको, तो ये लड़का आगे बढ़ेगा कैसा, कोई देख भी नहीं रहा है और इसको आगे क्या सिखाने का ये भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। वो उसके ही लिमिटेशन में खेलते जा रहा है और अच्छा खेलते जा रहा है। राइट। फिर मैंने बल्लू सर को फोन किया, क्योंकि वो तभी एल्फ में दिलीप वेंगसरकर का जो कैंप था एल्फ में सर के कैंप में वो काम करते थे एज अ कोच। तो मैंने उनसे फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक बच्चा मेरे पास है, तो मुझे बोला कि आप ही सिखाओ, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला नहीं, ये अलग बच्चा है, इसको आप देखो, अगर आप कल इसको देख के बताएंगे मुझे कि आप ही सिखाओ तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट डे उसको मैंने भेजा उधर, फिर उनका फ़ोन आया मुझे कि नहीं ही स्पेशल, तो मैं बोला आप ही के पास रखो, पक्का। मैं बोला यस 100%, उसके लिए कर रहा हूँ मैं, वो बच्चे के लिए कर रहा हूँ। मुझे अच्छा प्लेयर मेरे पास से भगाना नहीं है, मुझे चाहिए अच्छा प्लेयर, मैं उसको खिला सकता हूँ किसी भी क्लब को, लेकिन उसका अपग्रेडेशन अभी मैं करने के लेवल में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने सीधा बात किया उनसे और उन्होंने उसको काफ़ी ट्रेनिंग दिया। फिर वो बॉम्बे के लिए सिलेक्ट हो गया, वो मेन स्ट्रीम में आया, फिर काफ़ी कोचेस हो गए, उन्होंने उसको सिखाया कि बॉम्बे खेला, बॉम्बे के लिए विकेट्स निकाला 6-7। सो इस तरीके का कोचिंग होता है, जब आप उस बच्चे के हिसाब से जब काम करते हो, वो बच्चे को समझ के काम करते हो, वो क्या चाहता है। अगर वो गलत चीज चाहता है तो उसको समझाते हो कि ये तेरा सोचना गलत है, उसको गाइड करते हो आप। इस तरीके का जब कोचिंग करते हो इन्वॉल्व हुए, तब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, वो अच्छा कोचिंग है। सेकेंडली मुझे ये भी पूछना था एज अ कोच, कि आज लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं, इनफैक्ट लड़कियों का क्रिकेट आज काफ़ी बड़ा हो चुका है एंड समथिंग दैट वी आर सीइंग हाउ इंडिया वुमेन्स टीम इज परफॉर्मिंग। क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप लड़कों को सिखाते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप लड़कियों को सिखाते हैं? पहले तो नेचर का बहुत बड़ा फर्क है। ओके। लड़के बहुत पॉजिटिव होते हैं, लड़कियां काफ़ी कंजर्वेटिव होती हैं, काफ़ी मतलब हर चीज़ को मैं आता है उनमें कि अब मेरा क्या होगा, सर ने उसको ज़्यादा बैटिंग दिया मेरे से, मेरे को कम दिया। बच्चे ये सब नहीं सोचते, बच्चे ये सोचते कि मुझे अगर अच्छा बैटिंग मिला तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, बस। उसको 2 बार दिया, इसको 3 बार दिया, वो सब नहीं देखते वो लोग, वो अपना देखते हैं बराबर और प्रॉपर करते हैं वो लोग। दूसरा फिजिकल फिटनेस, तीसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस। लड़कियों का जो पार्ट हिप पोजीशन जो बड़ा रहता है, वो दौड़ने में वगैरह बाधा आती है, तो फिटनेस तो बहुत ही करना पड़ता है लड़कियों को, लड़कों को उतना फिटनेस की ज़रूरत नहीं। चौथा बात यह है कि लड़के बचपन से बाहर जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, लड़कियां ज़्यादा घर में रहती हैं माँ के साथ वगैरह। तो ये हमारा जो कल्चर है, तो वो कल्चर में भी ऐसा है कि बच्चियां ज़्यादा घर में रहती हैं और लड़के ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो लड़के ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और लड़कियां ज़्यादा उतनी पॉजिटिव नहीं होती। अब क्या हुआ है कि इस गेम को इतना इम्पोर्टेंस आया है कि हर कोई खेलने लगा है, बट फिजिकल फिटनेस जो है वो करने के लिए लड़कियों को बहुत ज़रूरी है ये सब, और लड़कों को उतनी ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक काफ़ी कुछ अभी बदल भी गया है, स्पेशली अगर बीसीसीआई ने जेंडर इक्वालिटी वाला एक मोटिव और इनिशिएटिव बहुत अच्छे से सराहा है उसको। सेकेंडली WPL शुरू होने से काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी विमेंस गेम के लिए,
उसके बाद में आज अलग अलग कंट्रीज में भी हम देखते हैं कि विमेंस क्रिकेट काफ़ी दे आर गोइंग ऑन दैट वेरी एग्रेसिव मोड. सो is it the start of a big stage for women's? Can we say that? हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अप्रोच. Okay. आगे हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे, कैसे रखेंगे. अभी ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब हुआ है, इसकी मेन वजह है पॉपुलैरिटी. और मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन फैंस बहुत ही क्रिकेट उनका चाहना बोलेगा तो दे फील दैट दोज प्लेयर्स आर गॉड्स. Sir, popularity is one, but the reason I'm saying is women's cricket we have seen in different level today, because not just T20 cricket, but हमने वनडेज भी देखे अभी रिसेंटली. हमने इनफैक्ट वन ऑफ द टेस्ट मैच अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका इंडिया का जो हुआ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन women's team. My point is, what is the kind of infrastructure that is getting developed for women's cricket today? BCCI has done a lot. उनका जो स्टेज एसोसिएशंस है उनको हर साल कंट्रीब्यूशन जाता है, पैसा जाता है. उसमें से डेवलपमेंट वो लोग रिपोर्ट्स लेते हैं उनसे कि क्या डेवलप किया आपने, और ये सब चल रहा है डेवलपमेंट के लिए. BCCI इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि जब तक BCCI के हाथ में नहीं था तब तक डेवलपमेंट नहीं था क्रिकेट. राइट. BCCI ने ये सब किया है. और पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड था क्रिकेट. अभी रिस्ट्रिक्शन पूरा चला गया है. नॉर्थ ईस्ट के सब कच्चे टीम्स भी मेन फ्रेम में आ गए अभी, तो वो लोग भी खेलते हैं इनके साथ. उधर से भी प्लेयर्स आ रहे हैं अभी. पहले कैसा था कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स थे. जितने बॉम्बे में खेलते थे शायद ही इंडिया में खेलते थे. लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सब जगह खेल रहे. और मैं और एक बात बताता हूँ, विमेंस क्रिकेट में भी आज इंडिया में जितने विमेंस क्रिकेट खेल रही है उतने मुझे नहीं लगता है पूरा वर्ल्ड में खेल रही है. Right. तो हम लोग जीत रहे हैं, उसका एक वजह ये भी है कि टैलेंट बहुत है, क्योंकि नंबर्स आर मोर. शायद अगर और भी अच्छा करने की सोची हमने और कर सके इस बारे में विमेंस क्रिकेट में, तो शायद 2 टीम भी हम लोग के फाइनल में आ सकती है. इतने क्रिकेटर्स हैं हमारे पास. सो विमेंस क्रिकेटर को क्या एक आप एडवाइस देना चाहोगे कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड और व्हेन दे आर टॉडलर्स, व्हाट इज द राइट एज फॉर a girl to start playing if she's interested or if she's looking forward in the career? Because I'm sure even when we announce ki on this show I have the great Sanjay Gaitonde sir with me, there are a lot of parents and students who are going to watch. So the more mentoring can happen from here also. What is that one important thing कि आपको लगता है कि लड़कियों को ये एज में ये फिटनेस ड्रिल्स करना चाहिए ताकि दे आर रेडी फॉर दैट बिग स्टेज इन देयर फ्यूचर? ऐसा है कि बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हार्ड बॉल गेम है तो सेफ्टी अपने को पहले देखना है. तो बच्चे जब छोटे होते हैं 10 साल तक उनकी पूरी साइड डेवलप हुई नहीं रहती है. उनका लंबा का दिखता नहीं है काफ़ी बच्चों को, यानी नियरली 90% बच्चों को दूर की साइड थोड़ी कम होती है, तो बॉल लगने का चांसेस ज़्यादा होता है. तो हमारे पास भी 7-8 साल के बच्चे आते हैं, हम उन बच्चों को एथलेटिक्स में डालते हैं, सो दैट, क्योंकि रनिंग टेक्निक बहुत बड़ा मायना रखता है क्रिकेट में, क्योंकि दौड़ना सबसे बड़ा फैक्टर है क्रिकेट में, और सारा दिन दौड़ना है. तो उसको एथलेटिक्स में डालते हैं, जिम्नास्टिक्स में डालते हैं. जिम्नास्टिक्स के वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आगे के जो इंजुरीज है वो कम हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से. एथलेटिज्म के वजह से वो रेडी हो जाता है क्रिकेट खेलने के लिए. तब तक उसका आईसाइट आने के बाद 9 साल में उसको हम लोग टेनिस बॉल या सॉफ्ट टेनिस बॉल से स्टार्ट करते हैं, कि उसके ड्रिल्स वगैरह करा के उसका स्किल पे काम कर देते हैं, और 10 के बाद उसको हल्का सीजन बॉल से स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन रियल क्रिकेट आफ्टर 12, ओके, 11-12 के बाद, जब भी वो ग्रो हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, और फिर वो स्टार्ट करेगा. यानी गाइल शील्ड इज मे बी द फर्स्ट टूर्नामेंट फॉर दोज चिल्ड्रन अंडर 14. Well, and since we are talking about women's cricket, your biggest gift to, I will say, cricket fraternity was Poonam Raut. I will say biggest because
You know, we've seen that hard work, that dedication, you know, the way you used to train her, the way you first time saw her and said that, you know, ये लड़की में कुछ बात है. तो वो मोमेंट क्या था, और पूनम राउत की अभी तक की जर्नी, यू एज अ कोच और शी एज अ स्टूडेंट, कैसी रही है? उन बच्चों में रोहित भी था. बाकी काफी बच्चे थे वो टीम में. देवराज राउत था और काफी अच्छे थे. बट पूनम जब फर्स्ट टाइम आई, उसके पिताजी लेके आए मेरे पास, तभी मैंने दो चीज़ें देखी. एक तो दौड़ना कैसे है, तो उसको दौड़ने को बोला. वो मेरे पास आने से पहले 2-3 साल खो खो खेलती थी, तो उसका दौड़ना अच्छा था, उसमें वो पास हो गई. दूसरा, उसको एक सिंपल ऐसा बॉल डाल के वो पकड़ने को लगाया, तो उसका रिफ्लेक्सेस देखा कि वो कैसे रिएक्ट हो गई उस बॉल को. वो इमीडिएटली रिएक्ट हो गई. जैसे ही बॉल मेरे हाथ से छूटा, वो घुस गई बॉल की तरफ. प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी उसके पास बॉल सेंस भी अच्छा था. ओके. अगर कोई 10 या 11 साल की लड़की मुझे बॉल सेंस अच्छा दिखा रही है और एथलेटिज्म अच्छा दिखा रही है, तो मैं ये कहूँगा ना, इसका फ्यूचर ब्राइट है. वही मैंने कह दिया, और कुछ नहीं. जब कोई 500 विकेट निकाल के एक बड़ा लेवल नहीं खेल सकता है, तो इस बच्ची के बारे में मैं क्या बताऊं कि ये क्या खेलेगी. वो तो एक इंसिडेंस था कि उसको मैंने बताया बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, कि जो उसके पास थी. और तभी विमेन्स टीम कुछ भी नहीं थी, राइट, इंडिया की. राइट. तो ये बच्ची खेल सकती है, ऐसा मुझे लगा उस समय. और फिर उसने दिखाया जो उसका स्टैंडर्ड है. सो आई थिंक बॉल रिफ्लेक्सेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें तो हम बात करेंगे ही करेंगे. लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ पे आते हैं, जिसको लोग, यानी क्रिकेट बाहर से देखना, और क्रिकेट को जिस तरह से आपने जिया है और आप आज मेंटोरिंग करते हो, कोचिंग करते हो, गाइड करते हो, और ये सवाल मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, तो काफ़ी टाइम मुझे अलग अलग आंसर्स आए. इनफैक्ट ऑन वन ऑफ द शो रामजी श्रीनिवासन सर से भी मैंने बात की थी, बिकॉज ही इज एन एसएनसी कोच. माइंड और बॉडी, व्हाट कम्स फर्स्ट टू यू? माइंड. व्हाई? Because mind gives order to body. You have to take decision and accordingly your body will work. सर, एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ. मैं बैटिंग को खड़ा हूँ, मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ. इन स्विंगर्स, आउट स्विंगर्स सब खेल चुका हूँ, रन्स बना रहा हूँ. बॉलर एक बाउंसर मार देता है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ. उसके बाद मैं जो सोचता हूँ, मेरा गेम चेंज भी हो सकता है. बिकॉज इफ आई एम नॉट इक्विप्ड, मेंटली नॉट स्ट्रांग, माई बॉडी वोंट वर्क. ओके. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, ये माइंड है, बॉडी नहीं है. बॉडी इज अ रिएक्टर. अगर आपका माइंड स्ट्रांग हो और बॉडी वीक हो, चल सकता है. लेकिन आपका माइंड वीक हो और बॉडी कितने भी स्ट्रांग होने दो, नहीं चलेगा. बिकॉज आपका जो रिएक्शन है ना, क्रिकेट ये रिएक्शन का गेम है. क्योंकि बॉलर क्या डालने वाला है मुझे पता नहीं है, Right. बैट्समैन. वैसे ही बैट्समैन भी क्या करने वाला है, ये बॉलर को पता नहीं है. सो आपका माइंड अगर स्टेबल है, आपका माइंड अगर बराबर काम कर रहा है, आपकी सोच अच्छी है, तो आप अच्छे सोच के वजह से अच्छा करेंगे. क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो ही आप रैशनल रहेंगे, आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तभी आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. आज क्या हुआ वर्ल्ड कप में, ये सिचुएशन 30 बॉल 30 रन से कैसा हो गया? हम लोग स्टेबल थे, तभी भी हम लोग हड़बड़ा नहीं गए. हमने प्रूव किया कि हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है. और माइंड विल ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशंस. अगर आपको डर लगता है तो आपका माइंड आपको स्ट्रांग कर सकता है. राइट. दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है. डर तो लगना स्वाभाविक है किसी भी चीज़ के बारे में. आज तो हेलमेट है, इक्विप है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उस समय के लोग कैसे खेलते होंगे? बॉलर तभी भी फास्ट थे. आई रिमेम्बर. सो इट इज माइंड, नथिंग एल्स. द रीजन ऑल्सो आई आस्क्ड यू इज बिकॉज ये जो माइंड और बॉडी का जो डिबेट कह सकते हैं, या
फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है ये कह सकते हैं, बिकॉज आप कहते हो ना कि 3 सिचुएशंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप डेब्यू करते हो, जब आप कमबैक करते हो, और जब आप एक बड़ा फाइनल खेलने वाले होते हो। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि माइंड हैज टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन योर बॉडी, Yeah. सो वहां पे वो मैटर करता है। और इसके लिए वो सवाल था, बिकॉज ये 3 सिचुएशंस अगर किसी प्लेयर के लाइफ में आते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होना चाहिए तो वो माइंड होना चाहिए। क्यों ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं तो आपको और एक बिकॉज सर जब और कोई एक- डेब्यू कर रहा है तो वो बटरफ्लाइज होंगे। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ। वो जो 3 स्टेजेस है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अगर मेरे रन्स नहीं हो गए तो कोई पीछे खड़ा नहीं है क्या मेरे? आज कितने क्रिकेटर है इंडिया में? बॉम्बे की टीम में आने के लिए कितने वेटिंग है? आपको एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, उसके पिताजी ने मुझे पूछा कि मेरे बच्चे ने 800 रन बनाए हैं ए डिवीजन में, और उसको प्रोबेबल्स में भी नहीं लिया है रणजी ट्रॉफी के। तो मैंने बोला मुझे फिगर्स दो, उन्होंने दिया मुझे। कुछ सिलेक्टर्स मेरे फ्रेंड थे, उनको मैंने बताया कि ये बच्चों को जरा देखो रह गया है क्या गलती से, आप लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये रह गया क्या। उन्होंने क्या बताया मालूम मुझे लीस्ट ऑफ परफॉर्मेंस उसमें वो 34 था। 800 रन बनाने वाला बच्चा, तो आज वेटिंग कितने कितने है? तो ये सिचुएशन तो रहेगी विदाउट प्रेशर। देखो क्रिकेट वही खेल सकता है जो प्रेशर एंजॉय कर सकता है, जो प्रेशर को चैलेंज करके लेगा वही क्रिकेट खेल सकता है। ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है, आउट होने को एक बॉल लगता है। कितना भी अच्छा आप बहुत अच्छे शॉट्स खेले, 10 शॉट्स खेले, 10 शॉट्स में 40 रन बनाए, आउट होने को एक ही बॉल लगता है। सो इट इज ऑलवेज अ प्रेशर, दैट इज ऑलवेज अ प्रेशर, बट हाउ यू टेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज माइंड। So it is a test for you every day in your profession, or is it more of just going there and just doing what you've been always It's doing? not a test, it's a challenge for me. Every day I can see different cricketers. When I change them a bit in their technique, I see he doing something else next day. That also I have seen. Again I have to go to him and tell him that, see beta, this I have told you to do like this, and you are doing this. ये तो चालू ही रहेगा, बिकॉज दे आर स्मॉल। वाई अदरवाइज वो लोग अगर एक बार बोल के या बगैर बोले अगर सब बराबर कर सकते हैं तो मेरी जरूरत क्या है? Absolutely. सिर्फ मेरे पास एक उदाहरण आपको बोलता हूँ। एक एकेडमी में मैं गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, एकेडमी में गया था। उधर एक कोच था जो एक बच्ची को राउंड मारने को बोल रहा था। मेरा सेंट्रल पिच पे प्रैक्टिस चालू था बड़े बच्चों का। अंडर 19 के बच्चे उधर साइड में खेल रहे थे बाजू में, और उनके साथ वो लड़की खेल रही थी। तो उस लड़की को मैंने बुलाया देखते हुए कि वो 5-6 बार 2-2 राउंड लेके गई। तो मैंने पूछा कि, और पतली लड़की कि वो फैट है इसलिए भगा रहे, ऐसा भी नहीं था। तो उसको मैंने पूछा कि बेटा ये क्या है, क्यों दौड़ रही है? तो उन्होंने बोला कि मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ और मेरे बॉल लेग साइड में जा रहे, तो कोच बोल रहा है कि लेग साइड में जाने के बाद राउंड मार के आने का। तो मैंने कोच को बुलाया और कोच को पूछा कि इससे उसका बॉल जगह पे आएगा ऐसा आपको लगता है दौड़ाने से? क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मुझे पता नहीं कि इनका प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ बता नहीं सकता, मैं शायद उसके इग्नोरेंस के वजह से ये होता होगा इसलिए उसको दौड़ा रहा हूँ। बोला ऐसा मत करो, इधर आप यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट। शी ऑल्सो नोज दैट ये दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं। फिर मैं उधर गया, उस लड़की को बताया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। उसने उसी समय मुझे 2 ओवर विदाउट अ सिंगल बॉल गोइंग डाउन द लेग डाल के दिखाया। होता क्या है कि हम कोचेस अगर एक जगह पहुंच गए जहां मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं और मैं बोलूँगा वो करेंगे, वो रिस्पेक्ट है, वो सब सुनते हैं मेरा, इसलिए उन पे थोड़ा सा एग्रेसिव आपने बोल दिया तो उसको करना ही है, करना वैसे ही है। वाला। इसलिए उसको फिर पनिशमेंट। और देखिए मेरे हिसाब से एक बात एकदम क्लियर है, पनिशमेंट क्राइम को होती है, मिस्टेक को नहीं। बच्चे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक को करेक्शन है, और करेक्शन कोच के हाथ में है।
कोच को अपना काम करना चाहिए। पनिशमेंट देना गलत है। वो बच्चे को अगर वो किसी पुअर फैमिली से है या अनकल्चर्ड फैमिली में से है, वो कुछ भी बिहेव करता है, कैसे भी बिहेव करता है, उसको 10 बार समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पनिश करेंगे वो बड़ा बड़ा क्रिमिनल बनेगा, क्योंकि मिस्टेक होती है वो जानबूझ के नहीं की जाती। बच्चा ये समझता है कि वो प्रॉपर ही कर रहा है, तो उसको कन्विंस करना हमारा काम है, उसको पनिश करना नहीं। क्योंकि जब वो सोचता है कि वो कर रहा है, सही कर रहा है, और आप उसको पनिश कर रहे हैं, तो यू आर लूजिंग रिस्पेक्ट, ही विल नेवर लिसन टू यू देयर आफ्टर। ये सब बातें हैं, ये सब साइकोलॉजी की बात है, ये सब थॉट की बात है। ये जब आप कोचिंग करेंगे तब मालूम पड़ेगा, और ये जब कोचिंग करके मालूम पड़ के इस विषय में आप तज्ञ हो जाएंगे तब रिटायरमेंट का टाइम है। We don't want you to retire. I will only say that. मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछना था कि सी आई विल नॉट डिबेट कि वेदर T20 क्रिकेट इज गुड और बैड, इज इट द राइट वे और नॉट. I'm not the person even equipped to ask that. But I will only say that how do you guide your students that what approach should they take for T20 game, what approach they should take for one days, and what approach they should take for test matches? Do you prepare players according to that, or you say that process same है, applications अलग अलग है? It's a very simple thing, very simple. फॉर्मेट बाजू में रखो। जब मैं प्रिपेयर करता हूँ किसी प्लेयर को, तो पहले उसको क्या कर रहे हैं कि उसको कॉन्फिडेंस देना है कि वो आउट नहीं होगा, तब वो कुछ कर पाता है। ठीक है, सो उसके डिफेंस पे पहले काम करो, वो तो करना ही पड़ेगा। T20 भी 120 बॉल होते हैं और 10 ही विकेट है, तो ऐसा तो नहीं कि मारने के चक्कर में आउट हो जाए। आपने अभी वर्ल्ड कप भी देखा, ये भी देखा, अपना IPL भी देखा, जिसकी विकेट ज्यादा गई इनिशियली वो हारती है टीम। इनफैक्ट इसी को वो रिलेटेड है, बिकॉज T20 जब IPL हुआ काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इम्पैक्ट रूल। इसी पे आ रहा हूँ। मेरा जो कोचिंग है वो कोचिंग में मैं ये करता हूँ कि मैं उस प्लेयर को बताता हूँ कि ऐसे मैं 5 बॉल रखता हूँ, एक हाफ वॉली रखता हूँ, एक गुड लेंथ रखता हूँ, एक शॉट ऑफ गुड लेंथ रखता हूँ, और एक शॉट रखता हूँ। और उन प्लेयर्स को बुला के पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा बॉल आप मार सकते हैं ये पोजीशन में से। तो वो बताते कि ये हाफ वॉली पे मार सकता हूँ, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी वो जो शॉर्ट बॉल है वो भी मार सकता हूँ, उसको भी हटा देता हूँ। बचे 2 बॉल बीच में, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है और एक गुड लेंथ बॉल है। ठीक है, तो मैं उनको ही क्वेश्चन करता हूँ ये सब कैंप होने से पहले कि ये जो 4 बॉल थे उसमें से 2 तो आपने कॉन्कर किए, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, ये 2 बॉल तो मारने के ही है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अभी बचे ये 2 बॉल, गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, ये प्रॉब्लम है। और वो बॉलर्स यहीं पे डालना चाहते हैं, गलती से एक बॉल वहां गिरता है, गलती से एक बॉल यहाँ गिरता है, जिसका एडवांटेज आपको लेना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो आपका रिएक्शन टाइम है वो बढ़ाना है। उसके लिए आपको मेरिट ऑफ द बॉल खेलना है नेट्स में। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोई फॉर्मेट के लिए नहीं खेलना है। वो बॉलर क्या डालता है वो रीड करके वो असेसमेंट और तुम्हारा रिएक्शन, इस पे काम करना है सिर्फ। और वो रिएक्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो गुड लेंथ बॉल है ना, वो स्टेप आउट करके हाफ वॉली कैसे बनाना है, उस पे काम करना है। फिर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है ना, उसको पीछे स्टंप पे जाके, पूरा पीछे जाके कैसे खेलना है, सो दैट इज मेड अ शॉर्ट बॉल बाय गोइंग बैक, ये क्रीज यूज करके वो बच्चों को सिखाना है। अभी इतना सिखाने के बाद और ये बॉल सक्सेसफुली खेलने के बाद फॉर्मेट में क्या फर्क आता है? सिर्फ प्रैक्टिस वो करेंगे जब भी फॉर्मेट आएगा। कोई भी इवेंट का फॉर्मेट आने के लिए 1 महीने का गैप रहता ही है कि आज डिक्लेयर हो गया कि 20 तारीख को ये टूर्नामेंट होने वाला है और इतने ओवर्स का मैचेस है, तो 1 महीना तो आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो मैं पहले क्यों चालू करूँ ये सब?
मैं तो मेरिट ऑफ द बॉल कहूंगा, जिधर आपका जो परसेप्शन है वो इम्प्रूव होता है, बॉल रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप बॉल पे 100% जाके खेलते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ये हम लोग को करना है कोचेस को। बाकी तो उनका टैलेंट है, वो हम लोग नहीं सिखा सकते, दैट इज बॉर्न। कोचेस का कुछ काम नहीं टैलेंट में। आप हम सब बच्चों को सेम चीज सिखाते हैं। अगर अगर हायर लेवल हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सिखाते हैं उनको, लेकिन उनका जो टैलेंट है वो उनको आगे लेके जाता है। वो बेस लेके जो हम लोग सिखाते हैं उसके आगे वो चले जाते हैं और फिर बड़े बनते हैं, फिर रन्स बनाते हैं। So for you, you're saying that format doesn't matter. It is more of इट मैटर्स, बट एट द टाइम ऑफ, मैं कहूँगा इसमें अलग अलग टाइप की हम लोग उसको कहते हैं फेजेस रहते हैं। उसको क्रिकेट जब चालू होता है, जब ये हम लोग बंद करते हैं जून महीने में वगैरह, कॉलेज का वगैरह सब काम Right, रहता है, बारिश, रिजल्ट्स रहता है, वो yes. सब होता है। तो उसके बाद जब जुलाई में हम लोग चालू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फेज, वेयर स्किल्स वगैरह इस पे काम करते हैं, फिटनेस पे काम करते हैं। मैचेस वगैरह कुछ होता नहीं तो यू कैन डू चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू डू, सो उस पे काम करते हैं जो अभी चल रहा है इधर Right. इंडोर में। तो वो प्राइमरी फेज होने के बाद फिर अच्छा बेस डेवलप होता है। फिर सेकेंडरी फेज उसको बोलते हैं। वो स्किल डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी ऐसा होता है कि स्किल्स विदाउट बॉल, स्किल विद स्टेशनरी बॉल, स्किल विद स्लो मूविंग बॉल, अंडर आर्म डालते हैं, फिर थ्रो डाउन्स। उसके बाद फिर नेट्स में जाते हैं बच्चे, वो स्किल्स लेके जो नए सीखे हुए हैं और जो चेंजेस किए हुए। नेट्स में जाने के बाद मैच सिमुलेशंस होता है, उसमें मैच सिनारियोज वगैरह सब डेवलप किए जाते हैं। आउट होने के बाद भी बैट्समैन को हम लोग खिलाते हैं, क्योंकि उसको फील आने दो कि कैसे इनिंग बनाई जाती है। आउट होने के बाद उसको अंदर भेज देंगे तो वो बोलेगा कि अभी तो आज तो प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम लोग वो टाइप के फॉर्मेट्स करते हैं, उनको सिखाते हैं। फिर हम लोग अच्छे प्रैक्टिस मैचेस देते हैं और फिर अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। ये स्टेजेस में से जाते हैं बच्चे, अलग अलग स्टेजेस में से। तो ये स्टेजेस में हम लोग उनको जो सिखाते हैं उसमें उनका टैलेंट भी काम करते रहता है, उनकी रिएक्शंस हम लोग को समझते हैं, अकॉर्डिंगली हुई। और ये जो पहला फेज रहता है उसमें हम लोग बेसिक करने के बाद सेकेंडरी फेज में उसके कुछ नए शॉट्स उसको डेवलप कराते हैं कि उसके रन्स बढ़े। फिर उसके बाद प्री कंपटीशन पीरियड आती है, उसमें मैच सिमुलेशंस और ये सब आते हैं, जिसमें हम लोग उनको सिचुएशंस कैसे हैंडल करना है वो सिखाते हैं कि मैच सिनारियो ऐड हो जाता है, फिर कैप्टनसी आ जाती है और काफ़ी कुछ, बॉलिंग प्लानिंग हो जाता है, फील्ड प्लेसमेंट आ जाता है, ये सब आ जाता है। और उसके बाद फिर कंपटीशन पीरियड में जाते हैं। तो ये फेजेस में से जाते हैं वो लोग, ऐसा ही कोचिंग नहीं होता है सिर्फ नेट्स में, ये फेजेस में से जाते हैं। तो ऑटोमेटिक वो उधर तक आने तक वो एक अच्छा प्लेयर बन जाता है। फिर उसकी साइकोलॉजी, फिर ओपोनेंट्स, फिर उसका कुछ वीक पॉइंट, फिर वो कैसे हैंडल करता है उस वीक पॉइंट को, इधर वो एजुकेशन और उसका सब कल्चर और मेंटल स्ट्रेंथ सब काम आता है। वो उसका है, प्लेयर का है, हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ उसको थोड़ी सी चालना दे सकते हैं बस। इट इज प्लेयर हु परफॉर्म्स, नॉट द कोच। so the player adapts himself to different formats if the coaching और उसका जो गाइडेंस है या उसके जो प्रोसेसेस है वो क्लियर हो तो वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता 100% खेल सकता है। और जरूरी नहीं कि लंबा मारने वाला और जोर से मारने वाला ही सक्सेसफुल होता है छोटे फॉर्मेट में। अच्छा रन्स करके प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी आपने देखा होगा कि हर टीम में अभी आप देखेंगे स्लॉगर्स कोई पहले 5 बैट्समैन में नहीं है। 5 बैट्समैन में अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले हैं आज तक। बताओ मुझे एक भी प्लेयर जो स्लॉगर है जो 5 नंबर तक आता है, उसके बाद स्लॉगर्स चालू हो जाए। है, राइट। सो जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना ये पॉडकास्ट में, आई मीन ऑनेस्टली एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है। बिकॉज वेरी फ्यू कोचेज आई हैव सीन कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना कि मैं शायद आपके डिस्पेंसरी में बैठा हूँ और आप डॉक्टर हो, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर से मैं दवाई ले रहा हूँ तो डॉक्टर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है और वो उतना ही एड्रेस कर रहा है। बिकॉज दैट इज व्हाट वी से ना, डू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड इवन इन क्रिकेट। थैंक यू कि एक बोलते ना, आई कैन सेफली विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉल हिम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। सेकेंड, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वांटेड टू आस्क इज क्रिकेट को बहुत ज्यादा ग्लैमर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऑब्वियसली आज सोशल मीडिया,
एंटरटेनमेंट, पैसा, ये सब फैक्टर आया है और शायद पेरेंट्स भी कभी कभी आपके पास आते होंगे और पूछते होंगे कि वो आईपीएल कब खेलेगा, इंडिया कब खेलेगा। तो ये सिनारियोस को कैसे डील करते हो आप? इसको डील क्या करना है? ये तो चेंज हो ही नहीं सकता है। कोई अगर पेरेंट कोई मेंटालिटी लेके बच्चे को भेजता है तो हम लोग को समझने में कैसे आएगा कि वो क्यों आया इधर, लेकिन जब वो खेलेगा उसकी रिएक्शंस हमको समझ में आएंगी कि वो कितना पैशनेट है, हार्डवर्क कितना करना चाहता है। जब मैं उसको बोलूँगा कि ग्राउंड को 5-10 राउंड मारना है, आज फिटनेस का तुम्हारा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोग्राम है और दौड़ना है, और दूसरे दिन नहीं आएगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये थक गया अभी, ये नहीं आना चाहता, फिर वो 5 दिन नहीं आएगा। तो उनका जो बिहेवियर रहता है उससे समझ जाता है हम लोग को। अगर जो पैशनेट रहता है और जिसको खेलना है और आगे खेलना है सोचता है, वो खेल लेता है। ऐसा भी नहीं है, हम लोग ये भी बोलते हैं कि आगे का ज़्यादा मत सोचो। जो गोल्स तुम लोग को गोल सेटिंग जो करेंगे ना, वो लंबा का गोल सेटिंग मत करो, जो नेक्स्ट गोल है उसके बारे में सोचो। आज अगर आप 12 साल के हो तो आप गाइलशील्ड में रन्स करने के लिए सोचो। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा कर रहे हो इधर तो हैरिस शील्ड के बारे में सोचो, आप रणजी ट्रॉफी के बारे में मत सोचो। उसके बीच में बहुत दरार है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत टेम्परामेंट की बातें हैं, बहुत साइकोलॉजी की बातें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बहुत मेंटल टफनेस ज़रूरी है। तो इधर तो खेल लो पहले, इधर जो तुमको दिया हुआ है टास्क उसमें आप रन्स बनाओ, उधर आप काम करो अच्छा, वो करके आप वो मेन फ्रेम में आने को देखो। मैं ये चाहता हूँ कि परफॉर्म करके आओ जूनियर लेवल में, इट हैज़ टू बी ओनली परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। अगर ये बनता है तो आगे अपना टीम बहुत अच्छा हो सकता है। सो एक और चीज मुझे आपको पूछनी थी कि पहले का जो एक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक टू 70s 80s क्रिकेट और प्रोबेबली इवन 90s क्रिकेट, काफी ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन इन टर्म्स ऑफ कि आपको वी में खेलना है। अगर आप लेदर क्रिकेट खेल रहे हो तो टेनिस नहीं खेलो, टेक्निक्स बिगड़ जाती है। बट डोंट यू थिंक दैट वी हैव कम बैक द होल सर्कल और आज ज्यादा से ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट देखने मिलता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट? और इज इट कि वी एज एन ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी फास्ट, इसके लिए T20 ज्यादा होते हैं और टेस्ट और वनडे कम हो गए हैं? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप ऑडियंस अगर देखेंगे तो इंडिया में बहुत यंग लोग आते हैं मैच देखने को, और इंग्लैंड में बहुत ओल्ड लोग आते हैं। ओल्ड लोगों के पास टाइम बहुत है, दे लाइक टेस्ट क्रिकेट, उनका पूरा दिन का टाइम पास होता है। हमारे लोगों को टाइम नहीं है। हमारे मैचेस कभी होती है? दिन में नहीं होती है, हमारी शाम को ऑफिस छूटने के बाद होती है मैचेस। नाइट क्रिकेट ज़्यादा होता है। क्यों? लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट टेस्ट मैच में उतनी नहीं होती जितनी T20 में होती है। तो T20 इज़ मोर पॉपुलर इन इंडिया। दूसरा, T20 में ज़्यादा क्रिकेट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्लैमर ज़्यादा है। टेस्ट में ग्लैमर कम है। टेस्ट में क्रिकेट समझने की ज़रूरत है। एक बाउंसर मारने के बाद वो बैट्समैन ने अगर हेलमेट को हाथ लगाया तो 11 जन का ध्यान रहता है कि ये क्या सोच रहा होगा, इसने हेलमेट को हाथ लगाया, मीन्स हेलमेट जगह पे बराबर है ना। ये समझ में आता है उसको। तो ये सब बातें एंजॉय करने वाला टेस्ट देख सकते हैं। लेकिन छोटे फॉर्मेट में कोई भी एंजॉय कर सकता है, क्योंकि इधर शॉट्स खेले जाएंगे, इधर काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला होगा, लोग उड़ी मारेंगे, ये करेंगे, तालियां बजाएंगे। वो फॉर्मेट, ये स्क्रीन है, वो स्क्रीन पे सब देखने को मिलता है। सो एवरीबडी इज एंजॉयिंग, इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल देन अ गेम। ऐसा तो मुझे लगता है कि लोग फेस्टिवल करते हैं उधर गेम में। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट तो है, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है उसमें, तो लोग वो एंजॉय करते हैं मोर देन गेम। सर, अभी तक काफी ऑफर्स आए होंगे आपको आईपीएल या कोई भी टीम से? नहीं, लेकिन आपने हमेशा ग्रास रूट क्रिकेट को ही क्यों चुना? क्योंकि वहीं सिखाना होता है। अच्छा, बट सर ऑफर तो आए होंगे बड़े बड़े? नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं आई, क्योंकि एक तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। मुझे अगर किसी ने बोला कि आप इसको खिलाओ, मैं नहीं खिला सकता। अगर मुझे नहीं लगता है मैं नहीं खिलाऊंगा, कोई भी हो, फिर कोई भी वो, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। दूसरी बात ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि
अभी तक T20 में 2 टूर्नामेंट्स में मैं कोच था। एक पय्याडे की टीम थी जहां ओंकार खानविलकर कैप्टन था, अजिंक्य राणे खेला था टीम के लिए, और उस साल हम लोग ने फाइनल जीते। इंटर क्लब बीकेसी में मैच हुआ था, फाइनल हम लोग जीते। उसके बाद मैं दादर यूनियन का कोच था, और प्रबोधन में वो एक टूर्नामेंट होता है, उधर भी सब ए डिवीजन की टीम्स रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी 3 राउंड्स हम लोग खेले, उधर भी हम लोग चैंपियन है। उधर दिव्यांश सक्सेना, यशस्वी जायसवाल, ये लोग सब लोग छोटे छोटे 16-15 साल के थे तभी वो टीम बनाया था मैंने, और बाकी काफ़ी बच्चे पालघर के थे, गांव से थे, उनको लेके टीम बनाया था। और इधर के सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हम लोग ने हराया था, अच्छे अच्छे टीम्स को। मैंने पारसी जिमखाना और कर्नाटक मिल के एक टीम हुई थी, एक पार्कोफिन की टीम थी, एक पयाड़ी की टीम थी। इधर तो सब रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, उनको हम लोग, वो ग्राउंड छोटा था लेकिन हम लोग ने हराया। इतना होने के बावजूद मुझे एक भी ऑफर नहीं आया। आईपीएल का तो जाने दो, एमपीएल का भी नहीं आया। एक साल मुंबई प्रीमियर लीग हुआ था, उस साल भी नहीं आया मुझे। ऐसा offer। क्यों? वो जो नहीं दिया वो ही सोच सकते हैं ना, ऐसा क्यों। Because और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। to what I've heard from a lot of people that you're one person, that you're a no nonsense person. Like आपके साथ कोई ऐसा फालतू कुछ बात नहीं करना है आपसे, because you are very clear and very honest to what you are doing, and we all respect that. But do you think that too much honesty also can be a problem? व्हाट प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? Or probably मैं मुझे ज़्यादा पैसे मिले ये सोचता ही नहीं। मैं उसी के लिए ये इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया पड़ी है। क्रिकेट में कितना पैसा है, बाकी पूरी दुनिया में कितना पैसा है। अगर मुझे पैसे के लिए जाना है तो मैं क्रिकेट में क्यों आऊँ? ये तो मेरा पैशन है। इधर मैं पैसे की सोचता ही नहीं। इधर मुझे कितना एंजॉय करता हूँ मैं, आज सुबह से जो कोचिंग किया कितना एंजॉय किया वो सोचता हूँ। सी आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था, 2003 में मैं रिटायर हो गया, 1981 में मैं ज्वाइन हो गया, 2003 में रिटायर हो गया। 23 ईयर्स मैंने सर्विस किया, और 15 साल मेरा सर्विस बाकी था। आई वॉज 43 देन, 15 साल बाकी था 58 के लिए। और 15 साल बाकी होते हुए गवर्नमेंट जॉब छोड़ा मैंने, और विदाउट पेमेंट काम किया पयाडे के लिए। पेमेंट नहीं लिया मैंने किसी से, अब पूछिए किसी को भी। अभी मैं बच्चों से फीस लेके उनको सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब भी नहीं था, मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी थी, मेरा सब ठीक चल रहा था, दैट वाज ओके। पर मैं पैसे के लिए कभी सोचा ही नहीं, मैंने लाइफ के लिए सोचा। which era of cricket you like or you love to see? पैशनेट टाइम, 1983 वर्ल्ड कप, Okay. ब्रिलियंट। इंडिया का क्रिकेट में 1971 का अजीत वाडेकर का टीम 1 अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। क्योंकि उस समय मैंने बोला इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। वेस्ट इंडीज को हराना, विदाउट हेलमेट बैटिंग करना, खाने का काम नहीं था। आपके जो अभी के स्टार्स है, जिनके बड़े बड़े नाम है, उन्होंने एक एक 2-2 बॉल सर पे खाए है विथ हेलमेट। अगर नहीं होता तो क्या होता, बारे में सोचना है। हेलमेट होने के बावजूद खाया है सर पे। सुनील गावस्कर ने कभी नहीं खाया, मेरे लिए भगवान है। कुछ भी हो, सुनील गावस्कर ने इंडियंस को सिखाया कि फास्ट बॉलिंग कैसे खेला जाता है। कपिल देव ने इंडियंस को सिखाया कि इंडियन बॉलर्स कैन बॉल फास्ट, और उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स हुआ है। ये 2 लीडिंग एग्जाम्पल्स है अपने पास। उसके बाद देखिए आप सब आए, उसके पहले कोई नहीं था। We've spoken enough about batsmen. We've spoken bowlers. We've spoken different techniques. But शायद एक important criteria अगर उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद यानी पॉडकास्ट को पूरा 360 डिग्री नहीं मिलेगा आपसे। फील्डिंग, ऐसे कहते हैं कि फील्डर्स कैन win you a match because every run that they save is every run that they earn. What tips you will have for upcoming players who look up to those big matches where fielding plays an excellent role in any game? I mean, if you are a good fielder, वो match में आपका performance अच्छा होना ही है, and
it is also called ki fielders are the best friends of bowlers, and if they drop any catch, they are the best enemies also. So what do you have for fielders to say today? Fielders play main role, whether he is a batsman or a bowler. Everybody has to be a good fielder, because when you are supporting your bowlers, you are making them mentally very strong. फुल टॉस डाल दिया, मार दिया, डाइव करके अड़ाया, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ऐसी है कि एज लगा और हाथ के नीचे से छोड़ दिया, बॉलर का माइंड में क्या असर होता है? पहले में तो वो स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं खराब डालेगा तो भी रन्स नहीं जा रहे, मेरे फील्डर्स अच्छे हैं, वो नेक्स्ट बॉल बराबर तोल माप के डालेगा, प्रॉपर डालेगा, बिकॉज ही इज मेंटली स्ट्रांग, ही गॉट गुड सपोर्ट. फील्डिंग सपोर्ट विल, आपने सिर्फ बोला बॉलर्स का बोला, मैं तो बैट्समैन का भी बोलता हूँ. जब रन्स रोके जाएंगे, एक 300 में अगर 60 रन रोके जाएंगे तो 240 ही चीज करना पड़ता है ना. किसको करना है? बैट्समैन को ही करना है. सो प्रेशर इज लेस, विनिंग मार्जिन इज मोर. तो ये होना चाहिए. फील्डिंग, हर प्लेयर को फील्डिंग करना है, वेदर ही इज अ बैट्समैन और अ बॉलर. और एक बात बताता हूँ, अभी हमारे ट्रायोज बोलो या 4 बॉलर्स थे, बिशन सिंह बेदी उस समय, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकटराघव, ठीक है, ये इंडिया का मेन अटैक था. ये चारों के बीच 200 पर बॉलर पकड़ो आप एवरेज, तो भी 250 पकड़ो एवरेज, तो भी कितने विकेट हो जाते हैं? 1000 विकेट हो जाते हैं. राइट. आपको मालूम है 1000 विकेट में से जो कम से कम 400 विकेट उनको कैसे मिले? आगे कैसे? का बॉल पीछे खेल के. ओके. क्योंकि आगे खेलेगा और थोड़ा भी एज लगेगा और बैट से ऐसा नीचे गिरने वाला बॉल वो एकनाथ सोलकर घुस के पकड़ता था. अनदर लेजेंड एकनाथ सोलकर सर. अभी उस इंग्लिश प्लेयर को तो ये पता है कि कौन सा बॉल आगे खेलना है, कौन सा. तभी तो एमसीसी मैन्युअल ही था वर्ल्ड में. यस. हम कोचेस भी वही सिखा रहे थे यस. बच्चों को, बराबर. दैट वाज अ करेक्ट क्रिकेट एट दैट टाइम. बट इस आदमी ने, एकनाथ सोलकर ने, ये उनको इतना हैरान कर दिया था कि वो बैट के नीचे के कैचेस भी पकड़ने का, बॉलर भी दे रहे हैं उनको हवा. और जो भी जीता हम लोग 71 में, इट वाज बॉलर्स कंट्रीब्यूशन एंड स्पिनर्स कंट्रीब्यूशन. स्पिनर्स बॉलिंग इन इंग्लैंड एंड गेटिंग सक्सेस. हु इज रिस्पॉन्सिबल? डू यू नियर थिंक बाय फील्डर्स. स्लिप में अजित वाडेकर, एकनाथ सोलकर एट शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग, और सिली पॉइंट में और एक लीजेंड अबीद अली था या कोई था, रूसी सुरती, ये लोग रहते थे. दे वर ब्रिलियंट कैचर्स. but do you think a fielder like Eknath Solkar sir in today's T20 format would have been exceptional? 100%. He was not a very hard hitter but a craftsman. जैसे सूर्या वगैरह है वैसा था वो. He was very talented. और इस बारे में हम लोग नहीं ज़्यादा बात कर सकते क्योंकि जो फॉर्मेट वो खेले ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं वो सक्सेसफुल हो सकते थे या नहीं. बट एज फार एज फील्डिंग इज कंसर्न, जॉन्टी रोड्स और उनमें फर्क ये था कि जॉन्टी रोड्स सिर्फ वन सेविंग पोजीशन में फील्डिंग करते थे. ये तो सब जगह होती. मैंने देखा है इधर से पीछे से थ्रो मार के रन आउट किए हुए होता. उसको पता भी नहीं है कि वो बाहर है और वो उधर देख रहा है, सामने वाला बॉल इधर से अड़ा है और इधर मार दी. दैट वाज अ स्किल. और तभी इतना पब्लिसिटी वगैरह हर चीज को नहीं था. खाली एक उड़ी मार के वापस अंदर आके कैच पकड़ा तो 40 बार दिखाते हैं आजकल. नहीं, और हर कैच का कितने एंगल्स होते हैं, क्योंकि रफली अराउंड 40 कैमरास आर अगर वो देखते थे आज लोग तो कितना खुश हो जाते. they would have been crazy. I mean, well, I will leave you with the last question. And again, I mean, to the person you are and the way coaching को आपने एक जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में that coaching is an art and you are an artist. What is that one thing that you always follow in your coaching that has given you results, that has given you
the recognition that you live with today, and what is it that you thank to the Almighty for all this? I respect children, number one. So children listen to me. Secondly, I know children psychology क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है. एंड आई एम वेरी टफ विथ एनी मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट का एक गलती से बहुत कुछ खराब हो सकता है. सो आई एम वेरी स्ट्रांग व्हेन आई एम इन द फील्ड. मुझे ये ऐसे करना है, ये चाहिए, तो कोई भी रहने दो, मैं उसको स्टिक रहता हूँ और बहुत स्ट्रांग रहता हूँ. मे बी मुझे बड़े ऑफर्स नहीं आते इसके लिए. वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा कि मुझे आज लगा कि ये पॉडकास्ट में शायद मैं आपके साथ. और एक बात बताना चाहता हूँ. आपने पूछा कि आप गॉड को यस, थैंक कैसे बोलोगे. एक तो जिन बच्चों को मैंने सिखाया उन्होंने मुझे परफॉर्मेंसेस दी, नंबर वन. नंबर टू, जो सोच के मैं इस फील्ड में आया था कि यंगस्टर्स को हेल्प करना है, मुझे किसी ने नहीं किया तो मुझे करना है, वो मैं काम कर रहा हूँ. और उसमें मुझे ऑलमाइटी ने बहुत सपोर्ट किया. मतलब जब भी मेरे फाइनेंशियल पोजीशंस ख़राब थी, उस समय मुझे कहाँ से पैसे आए पता नहीं, ऐसे पैसे आ गए. मेरे क्लब का डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी कुछ हो गया. बट आई कुड डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू. आखिर लाइफ में इंसान क्या चाहता है, जो करना चाहता है वो हो, वही चाहता है ना सर. और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. अच्छा और बुरा यार एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ, बिकॉज अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि आखिर में वो यही कहते हैं ना कि कर्मा आपका अच्छा होना चाहिए, बस बाकी वो पूरा घूम फिर के एक दिन आपके पास एक नहीं 10 गुना आता है या 100 गुना आता है. बट थैंक यू सो मच कि आज डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, जिनको मैं रिस्पेक्ट से संजय गायतोंडे सर को बुलाता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वेरी interesting perspective about coaching, because as I said, we all see different kinds of people, the way they deal problems and the way you deal problem. It's very simple is what I will say, that simplicity is the need of the hour, because the main thing is all coaches should always think in terms of nurturing talent. Every child has some talent in him. तो उसके टैलेंट को इस मैचेस में या ये गेम में कैसे उसको यूज़ करना है. कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं होगा, अच्छा बैट्समैन नहीं होगा, अच्छा बॉलर नहीं होगा, अच्छा फील्डर भी, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल फील्डर भी नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा ब्रेन होगा तो ही कैन बी अ गुड कैप्टन. व्हेन यू गेट अ गुड कैप्टन, यू गेट सो मेनी थिंग्स फॉर योर टीम. तो हर कोच को ये सोचना है कि खुद को बड़े होने के बारे में सोचना नहीं है, बच्चों को कैसे बड़े करें हम लोग, उनको कैसे रिस्पेक्ट करें, उनको कैसे सिखाएं, ये आगे बढ़ के कैसे बिहेव करेंगे. और उसमें जिसको एन्जॉयमेंट मिलता है, जिस कोच को एन्जॉयमेंट मिलता है, वो रियल कोच होता है. और उसको वो अगर कर सका तो ये बात बच्चों के लिए भी अच्छी होगी. well, as I said, lots to learn from you today, and it was a wonderful podcast. Thank you so much for giving us valuable time and sharing your thoughts, which I'm sure कि आज काफ़ी youngsters है या parents है, अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ अगर सीख सकते हो तो यही सीखो कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से जो सर हमेशा सामने होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, उनको सिखाते हैं, वो आखिर में रिजल्ट्स देता है. And honesty is the key to everything. So that is where the results come in. Again, thank you so much for being here with us on this podcast, and we loved the time with you. Thank you. Thank you very much.